और आपको सीधे लिए चलते हैं केदारनाथ, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव है। करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये कोविड ना होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। उत्तराखंड में मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है, खासकर मेरी माताएं बहनें, और पहाड़ में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के छोटे छोटे स्थानों पर प्रकृति की गोद में होम स्टे का नेटवर्क बन रहा है, सैकड़ों होम स्टे बन रहे हैं। माताएं बहनें और लोग भी जो यात्री आते हैं, वे भी होम स्टे को पसंद करने लगे हैं। रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभिमान से जीने का अवसर भी मिलने वाला है। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है, मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। साथियों, उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया, वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना, उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है।
घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के 2 या 5 परिवार को वैक्सीनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है। कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। बाबा केदार की भूमि से, आप सबके आशीर्वाद से, देश के कोने कोने से संतों के, महंतों के, ऋषियों के, मुनियों के, आचार्यों के आशीर्वाद के साथ आज इस पवित्र धरती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करे। दिवाली के बाद एक नया उमंग, नया प्रकाश, नई ऊर्जा हमें नया करने की ताकत दें। मैं एक बार फिर भगवान केदारनाथ के चरणों में, आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महापर्व से लेकर के छठ पूजा तक अनेक पर्व आ रहे हैं, अनेक पर्वों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्ति से बोलिए, जी भर करके बोलिए, जय केदार, जय केदार, जय केदार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने अपना बहुमूल्य समय आज देवभूमि के लिए निकाला। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए निकाला। पुनः आप सभी को धन्यवाद। मंचासीन महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। केदारनाथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु शंकराचार्य के मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन हो रहा है और इसका सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन देखा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम में भी LED टीवी लगाया गया है, जहां से PM ऑनलाइन जुड़े। इसे लेकर मंदिर प्रांगण को पूरी तरह सजाया गया और संवारा भी गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में विकास कार्यों का उद्घाटन और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण का सीधा प्रसारण पटना सिटी के गायघाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकराचार्य मंदिर में किया गया। गौरी शंकर मंदिर में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव, दीघा विधायक संजीव चौरसिया और कुम्हार विधायक अरुण सिन्हा समेत सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता PM मोदी का संबोधन सुनने के लिए मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखीसराय के अशोक धाम मंदिर से केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखा। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी का जुड़ाव लखीसराय अशोक धाम मंदिर से भी जुड़ा रहा है और इस मंदिर की स्थापना में नींव की पहली ईंट उन्होंने ही लगाई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ PM मोदी राष्ट्रहित की राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध देश में प्रधानमंत्री
राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं। दीपावली में अभी वो सेना के बीच थे और एक बार नहीं, बरसों से जो सेना हमारी सुरक्षा करती है, ये राष्ट्र की राजनीति करते हैं और लोग परिवार और जात की राजनीति, वोट की राजनीति। और बुलेटिन में अब बात आग के तांडव की। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही ने कई लोगों के लिए इसे दुख में बदल दिया। दिवाली की रात कई शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। कहीं पटाखों की चिंगारी आग का कारण बनी तो कहीं दिए की लौ ने लाखों का नुकसान किया। ये 6 तस्वीरें नरकटियागंज, बेतिया, छपरा, गोपालगंज, पटना और वैशाली की है, जहां आग से लाखों का नुकसान हुआ और देखते ही देखते कई चीजें जलकर राख हो गई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर आग से तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। गुमला में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना रात के करीब 2 बजे की है और आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने गुमला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद करीब 3:30 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में रखी बैटरी सहित सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। पिछले साल भी दुकान में दिवाली के दूसरे दिन भीषण आग लगी थी और आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। पिछले साल की घटना को लेकर दुकान संचालक सतर्क थे, लेकिन इसके बाद भी आग लगी की घटना हो गई। और इधर देवघर के रांगा मोड़ टोल टैक्स के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोका, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका और ट्रक में आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लोगों ने बताया कि ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक के सामान और मशीनरी था और पटाखे की वजह से इसमें आग लग गई, जिसकी वजह से आग पर मुश्किल हो गया काबू पाना। उधर से स्पीड में आ रही थी तो देखे बहुत जोर जोर से आग जो है धधक रहा था। तो अगल बगल के सारे बच्चे लोगों को मोहल्ले से एकत्रित करके सबसे पानी डलवा रहे हैं ताकि किसी का भी सामान हो बर्बाद नहीं हो। ट्रक में क्या है? ट्रक में जैसे पता चला खलासी से वो बोले कि केबल वाला तार है। आग लोगों को देखने को बोल नहीं मिला कैसे आग लगा, लेकिन अचानक देखे बहुत ज्यादा लहर रहा था। और बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 लोगों को मारी गोली, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर बता रहे आपको, जहां 4 लोगों को मारी गोली, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। बीती रात बदमाशों ने खेला खूनी खेल, 2 की हालत गंभीर और अस्पताल में भर्ती। जुआ खेलने के दौरान ये विवाद हुआ था। लोहिया नगर के बागी मोहल्ले की ये घटना है। 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प और उसके बाद गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगी, जहां मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर। आपसी विवाद में तो आपको बता दें, जुआ खेलने के दौरान ये विवाद हुआ और लोहिया नगर मोहल्ले की बागी मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई, उसके बाद गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगी और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देखे नहीं सर, बाहर जब सुने हैं तब निकले हैं तो देखें दोनों भाई मेरा बाहर था। तो हम उसको दूसरे बगल वाले लड़के को कह के और गाड़ी में बैठा के दोनों को एक एक करके यहाँ ला के एडमिट किए। बस बाकी कुछ नहीं है। अब बाकी मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, ना हम किसी के साथ आए। हमारा लड़का है, वो करते थे ठेकेदारी, वो कुछ कर लेते थे, छोटा मोटा अपना बिजनेस कुछ करने थे। बिजनेस में अपना खेत में थे, रास्ता में सवेरे में हमरा मिला है। रात में कैसे गया क्या, दुकानदारी से निकला, घर तक नहीं पहुंचा। और सुबह 4:30 बजे के बाद में बागी में 2 डेड बॉडी मिला है, जिसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान उपरांत बात की जाएगी। संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के फुहा गांव में दीपावली की शाम 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की घटना हुई और गोली लगने से एक मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दीपावली के दिन घटी घटना के बाद गांव में सनसनी मच गई है। मृत बच्चा फुहा गांव के राजमोहन रजक का बेटा प्रियांशु था और घटना के बारे में ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग लोग मैदान में बैठकर जुआ खेल रहे थे। तभी जुआ खेलने के दौरान दोनों में मारपीट और फायरिंग हुई। उस दौरान रास्ते से गुजर रहे प्रियांशु को गोली लग गई।
पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आदमी दुकान जा रहा था, इसको क्या मालूम, इसको लग गया तो मार दिया। अच्छा, उसे मिला गया गोली? हाँ, इसको मैंने सोचा कि मैंने जिधर झंझट किए थे लोग ना, सोचा ना तो उन्हीं सब का लड़का है। अच्छा, उसी सब का लड़का समझ के? हाँ, समझ करके मार दिया सर। और इधर आरा में एक प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दोस्त के साथ गया था और इस दौरान ही गांव के कुछ लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। और पिटाई के बाद दोनों युवक भागने लगे। भागने के दौरान प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये घटना सहार थाना क्षेत्र के एकबारी गांव की बताई जा रही है। मृतक चरपोखरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव का रहने वाला था। वैशाली के बाजितपुर सौदात गांव में दीपावली की रात फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया और घायल को इलाज के लिए हाजीपुर में एक निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। घायल रणधीर कुमार के परिजनों ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में रंजिश में गोली मारी गई और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये इलेक्शन के विवादी से हुआ है। जो संजय राय तीनों भाई बोला जे हम कहेंगे उसको वोट दीजिए, अब वोट नहीं देने के कारण ये विवाद जो है से गोली फायरिंग किया। कौन लोग किया गोली फायरिंग? ये संजय राय तीनों भाई। और इधर नरकटियागंज के शिकारपुर में चोरों ने एक घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात समेत कई कीमती सामानों की चोरी हुई। लेकिन इस दौरान चोरों की आहट होने पर घर वाले जग गए और चोरी कर भाग रहे 3 चोरों में से एक चोर को खदेड़कर पकड़ लिया गया। पकड़ा गया चोर उसी मोहल्ले का निकला, जिसे पकड़कर लोगों ने रंगे हाथ पीछे बांध दिया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही शिकारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में लिया। एगो इतली लोन तुरन बाकी कागज ले लोन लेके चल देलोन आ लोग जब ऊजा गइलन लोगन चोर चोर कहत लोगन भागे हम। तोर का नाम हो? हमार नाम सदाम। कहां घर बा? दुलिया मदन। और कौन कौन चोर रहे? मैं बजरंगी और ये मिसिर। और बेतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार और शराब से मरने वालों की संख्या 12 हुई। तो बेतिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शराब कांड में मरने वाले का आंकड़ा बढ़ रहा है और शराब से मरने वालों की संख्या 12 पहुंच गई है। जीएमसीएच में भर्ती 3 लोगों की मौत हुई और कई और लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। नौतन के दक्षिणी तेलकुआ गांव के सभी मृतक हैं और जहरीली शराब पीने से संदिग्ध हालत में मौत हुई है। डीएम कुंदन कुमार ने जानकारी दी। उधर बेतिया में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत की आशंका के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और घटनास्थल पर डीएम एसपी के साथ डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। शराब बेचने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके घर पर छापेमारी की जा रही है, जिसके लिए डॉग स्क्वाड तक की मदद ली जा रही है और अब तक 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। वहीं जो लोग भी बीमार हुए हैं और निजी नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे हैं, उन्हें जीएमसीएच शिफ्ट किया गया है और अभी तक 6 लोग जीएमसीएच में भर्ती कराए गए हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं। और गोपालगंज से भी आपको बड़ी खबर बता दें, गोपालगंज मौत मामले में अपडेट आपको बता दें। मोहम्मदपुर के नए थानाध्यक्ष की नियुक्ति, राजेश कुमार गुप्ता बने नए थानाध्यक्ष। एसपी ने शशि रंजन कुमार को सस्पेंड कर दिया और उत्पाद विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। बैकुंठपुर के बहरामपुर में छापेमारी, भगवापुर बाजार, मशान थाना गांव में भी छापेमारी और अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। धान के खेतों में छुपाकर रखी गई थी शराब। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। हालांकि डीएम ने आधिकारिक रूप से 9 लोगों की मरने की पुष्टि की है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए मोहम्मदपुर के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने और एसपी आनंद कुमार ने दूसरे दिन भी मोहम्मदपुर के कई गांवों का दौरा किया
और यहां पर शराब से मरे लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उधर शराब कांड को लेकर लगातार इलाके में छापेमारी की जा रही है। पहले मुजफ्फरपुर, फिर गोपालगंज और अब बेतिया। 10 दिनों के अंदर इन 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यही कि जिस राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो, उस राज्य में लोग जहरीली शराब पीकर भला क्यों और कैसे मर रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय से इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार। बिहार में शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रशासन में बैठे चंद लोग मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाने में लगे हैं। एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब कांड ने तांडव मचाया है। बेतिया और गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार में सियासत भी तेज है। एक बार फिर से विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और सरकार के कई मंत्री भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया, तमाम जो ऐसे जिले हैं वहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन में बैठे लोग सवालों के घेरे में हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।